हेलो एवरीबॉडी। मैं सरविंद कुमार रोजगार डीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए इडुटेरिया बुक के सेट नंबर 2 के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, ये सेट नंबर 2 है जो ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का जो एग्जाम होगा बिहार एसएससी का, जो लगभग इस साल के अंत में यानी दिसंबर के आसपास होने जा रहा है। उसके लिए जो सेट इडुटेरिया के द्वारा जारी किया गया, उसके मैथ और रीजनिंग के 75 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो 1 से लेकर 75 नंबर तक जीएस के प्रश्न हैं। इससे आगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो चलिए मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। देखिए, जब भी किसी वैल्यू का महत्तम समावर्तक ज्ञात कर रहे हैं और उसमें जीरो भी इंक्लूड हो, तो ऐसा इग्नोर करके ही चलते हैं कि उसमें जीरो ही है। ठीक है ना। जो वैल्यू दिया हो उसके अलावा उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। वही एचसीएफ ये पूरे जीरो इंक्लूडिंग जीरो का भी एचसीएफ होता है। जैसे 6 का एचसीएफ क्या होगा? सबसे बड़ा वैल्यू एचसीएफ फैक्टर होता है, यानी 6 हो जाएगा। जो भी एचसीएफ आता है ना, उससे गिवन नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो जीरो से को डिवाइड करेंगे 6 से, डिवाइड होगा। अगर 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, ये भी डिवाइड होगा। एचसीएफ कितना होगा? बी नंबर ऑप्शन। यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। किसका? 1.08, 0.36 और 0.9। जब भी वैसे संख्याओं का एलसीएम निकालना रहे और आपको लगे कि डिफिकल्ट लग रहा है, तो सबसे पहले देखिए एक चीज समझिए। जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम, वो सारे संख्याओं से डिविजिबल होता है। यानी ये तीनों संख्या से क्या होगा? डिविजिबल। अगर ये तीनों संख्या से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये तीनों संख्या से बड़ा होगा। ठीक है। ये चीज देखना है कि एलसीएम होगा जो ये तीनों संख्या से बड़ा होगा। और इसमें भी जो सबसे बड़ी, ये सबों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे भी बड़ी होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 0.9 1.08 से छोटी है, तो ये तो कभी एलसीएम उसका हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब रह गया ये तीनों में चेक करना है। एलसीएम सबसे छोटा वैल्यू होता है जो ये तीनों से या गिवन संख्या से डिवाइड होता है। तो ये तीनों में सबसे छोटा से चेक करते हैं 1.08। देखिए तो ये तो कट रहा है, ये ज्यों का त्यों है, यानी ये तो कट रहा है। ठीक है। 1.808 36 से कट रहा है। 36 ये अठोतल से होता है, यानी कट रहा है। और 9 से 0.9 से अगर इसे काटेंगे 1.08 डिवाइडेड बाई 0.9। ठीक है। अगर दो मरतबे भी कटते हैं तो क्या हो जाता है? 9 दूना 18, यानी 1.8 आ जाता है। इससे बड़ी संख्या 1.8, यानी 0.9 से नहीं कट रही है, यानी ये भी नहीं होगी। तीसरा, बड़ी संख्या से ही चेक करते हैं इसे। 5 मरतबे, 8 पंचे 40, यानी 5 मरतबे तो कट रही है। ठीक है। तो अगर इससे कट गई और इससे ये कट रहा है, तो यानी 0.36 से तो ये कट जाएगी। अब 9 से, 9 छक्का 54, अगर 6 मरतबे मल्टीप्लाई करते हैं 9 छक्का 54, यानी डी नंबर ऑप्शन। लॉगरिथम का प्रश्न है। लॉग, देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन पे इसको फॉर्मूला पे लाएंगे। लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग, और एम और एन क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई होता है, एम इज टू एन। ठीक है। अगर इसे इस फॉर्मूला पे लिखे तो लॉग बेस 10, 125 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया? 1000। और 1000 का मतलब क्या होता है? 10 का पावर 3। और यहाँ जो पावर होता है ना, लॉग में आगे कोफिशियंट हो जाता है, पावर को आगे लाएंगे। लॉग 10 बेस 10, 10 के बेस में ये वैल्यू बनाने का प्रयास करें। अगर 10 के बेस में आ गया तो इसका वैल्यू कितना? लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू हो जाता है 1, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका वैल्यू कितना हो गया? 3। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या गिवन है? 79 नंबर प्रश्न। 8 क्रमिक संख्याएं हैं।
यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का रेशियो एवरेज कितना है 6 है, तो आठों संख्याओं का एवरेज यानी ओवरऑल। देखिए प्रश्न को समझिए, जैसे लगातार संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर ये संख्याएं इवन नंबर में हो, जैसे 3 और 3 6, यानी संख्याएं क्या हो गई इवन नंबर में, ठीक है, और लगातार हो, तो फर्स्ट और लास्ट का पेयर लगाते हैं। फर्स्ट लास्ट ये हो गया, इसके बाद पेयर लगाते हैं 2 5, और लास्ट में क्या हो गया अंदर वाली दो संख्या यानी बीच वाली दो संख्या। देखिए अगर संख्या इवन नंबर में हो तो जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा, एवरेज इसका कितना हुआ फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई यानी 3.5, वही एवरेज अंत वाले अंदर वाली दो संख्याओं यानी सबसे बीच वाले दो संख्याओं का होगा, 4 3 7/2, वही एवरेज ये ओवरऑल संख्याओं का होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये जो 8 संख्या है उसका भी एवरेज कितना है, 8 संख्याओं का एवरेज भी कितना है 6 ही है। क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो संख्याओं का योग, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, यानी नंबर संख्या 8 6 48। ये तो इवन वाला हो गया। अगर ये संख्याएं ऑड के रूप में हो और लगातार हो 1 2 3, तो जो बीच वाली संख्या होती है ना वही संख्या की एवरेज हो जाती है। जैसे 1 2 3 के बीच में कौन हो गया 2, तो यानी 2 इस संख्या की एवरेज। अगर 1 2 3 4 5 हो गई तो बीच में कौन संख्या आएगी 5 संख्या है, तो बीच में तीसरी संख्या आ जाएगी, तो ये इस संख्या टोटल का एवरेज क्या हो जाएगा 3 इसका एवरेज होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है। पहली संख्या दोगुनी है किसकी, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है। दूसरी संख्या है जो तीसरी संख्या का 3 गुनी है 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए दोनों रेशियो को कंबाइन करते हैं कैसे, तो फर्स्ट रेशियो को फर्स्ट कंपोनेंट से दोनों को मल्टीप्लाई 3 दूना 6, फिर ऐसे बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 3 एकम 3, और फिर लास्ट वाले से। देखिए तीनों संख्या का एलसीएम आ गया, सॉरी तीनों संख्या का रेशियो आ गया, कंबाइंड रेशियो। प्रश्न में गिवन है कि अगर तीनों का एवरेज कितना है 20, तो तीनों संख्या का कुल योग क्या होगा, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, यानी कह सकते हैं कि इन तीनों संख्या का 6 3 9 1 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 20 3 60, यानी 10 का वैल्यू कितना हो गया 60। 10 रेशियो 10 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 60, तो 1 यूनिट का 1 जीरो से 0 कट जाएगा। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 और सबसे छोटी संख्या क्या है 1, इसका योग सम, तो 6 कितना यानी 7 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का वैल्यू 6 तो 7 का वैल्यू 6 का 42, 42 बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 81 नंबर प्रश्न है, किसी पूंजी को ए बी सी साझेदार करता है। देखिए 3 पार्टनर है, कोई काम शुरू करता है जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपया है। ए कितना लगाता है 10,000 रुपया। यदि 1,000 रुपये कुल लाभ में ए को 500 रुपये मिलते हैं, देखिए 1,000 लाभ हो रहा है, ए को कितना मिल रहा है 500 लिख लेते हैं, डी को कितना मिल रहा है 300, तो 1,000 में से एक को 500 मिला, दूसरे को 3 को 300, तो तीसरे को कितना मिला 5 3 800 हो गया, तो यानी 200 बचा 1,000 में से, यानी तीसरे को। ये तीनों का जो लाभ का है वो रेशियो ले लेते हैं, कितना आ गया 0 से 0 2 जीरो से कट जाएगा, यानी 5:3:2। अगर टाइम नहीं दिया हो, इसमें टाइम भी कभी कभी दिया जाता है कि इतने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है धन को, ठीक है ना, लेकिन टाइम नहीं दिया हो तो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, उसके उसके द्वारा लगाए गए धन का रेशियो होगा। ठीक है, यानी ए का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, रेशियो ए के प्रॉफिट का रेशियो कितना है 5 यूनिट, और ए का अंशदान कितना है 10,000, तो कह सकते हैं कि 5 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना है 10,000। प्रश्न में क्या पूछा गया सी की पूंजी, सी की पूंजी क्या है, तो 2 यूनिट, ठीक है ना, 2 यूनिट रेशियो का मान ज्ञात करना है, तो जो गिवन रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो 1,000 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1,000 का वैल्यू कितना रेशियो यूनिट है 5, 5 से डिवाइड करें, निकालना कितना है 2 यूनिट रेशियो, मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना यानी 200 मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा 10 और 2 जीरो बच गया, तो 2 जीरो बच गया, यहाँ बैठा देते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 10,000 होगा ना, यहाँ 1,000 लिख रहे हैं, ठीक है 10,000 यहाँ बनाएंगे, एक जीरो यहाँ और आएगा, यानी 2,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 4,000, सी का अंशदान होगा, यानी सी की पूंजी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिक्सचर का प्रश्न है, स्पिरिट और पानी के 20 लीटर मिश्रण है, 20 लीटर मिश्रण में 10% क्या है पानी, 10% पानी है, ठीक है, कितना पानी और मिलाया जाए कि मिक्सचर में पानी का रेशियो कितना हो जाए 20%। देखिए 20 लीटर है मिश्रण, उसमें 10% पानी है और पानी मिलाया जा रहा है, यानी पानी का तो कंपोनेंट बढ़ेगा, किसका कंपोनेंट नहीं बढ़ेगा,
तो स्पिरिट तो सेम रहेगा क्योंकि पानी मिला रहे हैं, पानी बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं 20 का 90% क्या है, स्पिरिट है। और यहाँ जब 1 लीटर हम अगर पानी मिला देते हैं तो मिश्रण कितना हो गया, 20 + 1 हो गया ना। अब इसमें 25% पानी है तो स्पिरिट कितना होगा, स्पिरिट 75% होगा। और स्पिरिट तो हमारा चेंज नहीं हुआ है, स्पिरिट तो मिला रहे हैं, तो कह सकते हैं कि दोनों जगह स्पिरिट का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। निकाल दिया। कट करेंगे, 2 जीरो यानी 100 हो गया, तो 25 चौका 100, यहाँ 4 मरतबे, और यहाँ से 25 दिया 3 मरतबे इधर कटेगा, 9। ठीक है, और कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी कितना होगा, 4 × 3 = 12 × 24 बराबर एक्स 20 + x। देखिए 20 यहाँ जाएगा उस साइड तो घट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना है, 24 - 20 यानी 4 लीटर। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 83 नंबर प्रश्न आयु संबंधित प्रश्न है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ी है। पिता माता यानी माता क्या हो गया, x हो गया, और पिता क्या हो गया, x + 5। ठीक है, माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की द्विगुनी है, यानी ये माता है, इसकी आयु 3 गुनी है किससे, पुत्र की। पुत्र की कितना मानते हैं, 1, पुत्री की आयु से। अगर पुत्री का अब यानी अभी करंट में कितना आयु है, यानी 10, अगर इसका 10 आयु है तो इसका कितना हो जाएगा, 30 होगा, 1 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना है, 30, तो पिता का आयु तो 30 से 5 वर्ष अधिक यानी 35 हो जाएगी। पुत्री का जन्म के समय पिता की आयु, यानी पुत्री के जन्म के समय यानी 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष घट जाएगा, यानी 10 वर्ष यहाँ से घटाएंगे, 10 वर्ष यहाँ से, 10 वर्ष, तीनों का आयु निकल जाएगा, यानी इसका 0 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, और इसका 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, पिता की आयु पूछ रहा है तो पिता की आयु 25। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में, एक टोटल काम कितना करेगा, काम को एक ही मानते हैं। अगर काम फ्रैक्शन के रूप में हो तो टोटल काम 1 होता है, अगर काम परसेंटेज के रूप में हो तो टोटल काम 100 होता है। यानी एक का वैल्यू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स होकर गुना हो जाएगा, 4/3। 3 चौका 12, 4 चौका कितना आ गया, 16, यानी टोटल काम 16 दिन में करेंगे। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 40 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क लेते हैं, तो टोटल वर्क क्या लेते हैं, तो ऐसा वैल्यू लेते हैं जो दोनों से कट जाए और मिनिमम भी हो, तो वो वैल्यू क्या होता है, एलसीएम होता है। 40 20 का एलसीएम क्या हो गया, 40। 40/20 यानी प्रत्येक दिन 2 काम करेगा ये, और ये प्रत्येक दिन 1 काम करेगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 1 3, तो 5 दिन में 5×3 = 15 काम करेंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, कितना भाग शेष रह जाता है, यानी शेष कितना रह जाए, 40 में से 15 कर दिया तो शेष कितना रह गया, 25 भाग पूछा जा रहा है, तो 25 / टोटल, टोटल वर्क कितना है, 40। काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 × 5 = 25, और 8 × 5 = 40, 5/8। डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में कह रहा है 86 नंबर प्रश्न, ए बी का 5 गुना है, तो बी को क्या मानते हैं, 1, और ए कितना हो गया, 5, 5 गुना हो गया। बी ए से कितना परसेंट कम है, देखिए बी ए से कितना कम है, पहले 4 कम है, और परसेंटेज कंपेयर किससे कर रहा है, तो ए से कितना, तो ए से डिवाइड करेंगे कितना, 5 से। अगर 4/5 का परसेंटेज वैल्यू आप जानते हैं, 4/5 रेशियो का परसेंटेज वैल्यू जानते हैं तो डायरेक्ट बना लेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए। बी 25 100, बी 80। देखिए इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए 4/5 आया, ओके, 4/5 का आप परसेंटेज वैल्यू नहीं जानते हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/5, और 1/5 का तो परसेंटेज वैल्यू आप जानते हैं ना, 20%, तो बी चौका कितना हो गया, 80%, यानी डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2m का मान कितना है, 1 है, 2m के मल्टीप्लाई बाई 2m परसेंट का वैल्यू कितना होता है, डिवाइडेड बाई 100, 2% हो गया, इसका वैल्यू कितना है, 1। देखिए कटेगा, काटेंगे, 2 दूना 4, 4 25 होगा, 100, 25 मतलब कट गया, यहाँ क्या बचा, एम एम, यानी एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, ये उस साइड जाएगा तो नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25,
एम स्क्वायर का वैल्यू 25, तो एम का वैल्यू अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कितना नंबर ऑप्शन हो गया, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न। दो संख्याएं एक संख्या दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 100% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 है माने हैं, तो पहली संख्या क्या है 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा 120 हो गया पहली संख्या। देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या, कह रहा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट, यानी 120 कितना परसेंट है किसका, 100 का, जिसके तुलना में क्या डिवाइड करेंगे, और इसका कितना परसेंटेज वैल्यू पूछा है फ्रैक्शन का, यानी कितना आ जाएगा 120%, ये नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में नेक्स्ट हम देखते हैं 89 नंबर प्रश्न। एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये बेचने पर 5%, यानी कह सकते हैं कि कितना का डिफरेंस है, यहाँ तो लाभ में 5% का डिफरेंस होगा परसेंटेज वैल्यू में, तो यहाँ भी तो लाभ में डिफरेंस आ रहा है कितना 10, कर सकते हैं 5% का वैल्यू कितना है 10। प्रश्न में क्या मेज का क्रैमूल, ठीक है, और लाभ और हानि होता है ना जो किसकी तुलना में होता है, क्रैमूल के ही तुलना में होता है, और क्रैमूल कितना परसेंट होता है 100% माना जाता है। ओके, 5% का वैल्यू 10 है, 100% का निकाल देंगे, निकालेंगे या तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, छोटा वैल्यू आसान वैल्यू है, यानी 5 को 100 बनाने के लिए 20 से 20 25 100, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी तो 20 गुना हो जाएगा, तो बी यहाँ पर 200 आंसर आ गया, सी नंबर ऑप्शन। देखिए इस तरह से 90 नंबर प्रश्न है। ए ने एक रेडियो खरीदा तथा उससे मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया, तो उसका कॉस्ट कितना लगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सीपी एक्स, कितना में खरीदा था वो नहीं पता है, प्लस 110 रुपये खर्च किया उसकी मरम्मत पर। यदि ए ने रेडियो 20% लाभ पर बेचा, अब क्या कह रहा है कि 20% लाभ पर, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। देखिए जब भी किसी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं या तो परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 20/100। तो नीचे क्या होता है, अगर लाभ हानि चल रहा है तो क्रैमूल क्या होता है, क्रैमूल यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, नीचे रहता है 100% मानते हैं ना, तो यानी नीचे होता है, यानी छोटा करने के बाद भी तो नीचे कॉस्ट प्राइस रहेगा, ऊपर क्या लिखा है प्रॉफिट, तो ऊपर भी प्रॉफिट रहेगा लेकिन छोटा वैल्यू प्रॉफिट का रहेगा। तो कह सकते हैं पहले 5 था, अब क्या हो गया उसका वैल्यू 6 हो गया, बढ़ के एक बढ़ा ना, प्रॉफिट हुआ मतलब बढ़ गया उसका रेट। अब सी को बेचा वो क्या किया 10% हानि पर, 10% हानि का फ्रैक्शन प्रतिशत 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखते हैं 1/10, यानी नीचे कह सकते हैं कि क्या हो गया, नीचे हमारा अगर कॉस्ट प्राइस है तो ऊपर में क्या हो गया एक घट गया, हानि हो रहा है ना तो एक घट गया यानी 9। सी को क्या कह रहा है 10% लाभ पर, यानी एक अधिक 10% का वैल्यू यहाँ लिखे हैं, तो यानी अब इसको लिख सकते हैं 11/10, और ये बढ़ने के बाद कितना हो जाता है 11/88, और ये कौन सा वैल्यू है बढ़ने के बाद वृद्धि वाला वैल्यू, लास्ट वाला वैल्यू, तो लास्ट वाला वैल्यू देखिए तो कहाँ रह रहा है ऊपर में रह रहा है, और पहले वाला यानी प्रारंभिक वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस वो कहाँ हो रहा है नीचे, यानी सबको मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे में जो आएगा वही कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर में जो आएगा वो लास्ट प्राइस आएगा। देखिए यानी 11/9 मल्टीप्लाई, और यही वैल्यू कितना है 1100, इसको डिवाइड करेंगे तो 6, इसे मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसलिए रहने दिए क्योंकि काटने में ऊपर आसान होगा। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, तो रेडियो को ए ने कितना में खरीदा था, तो ये पहले वाला प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया 10 25 50 दाम को 500, काटते हैं। देखिए 11 से काटेंगे, एक जीरो उतरेगा, 11 8 88, एक जीरो 8 मरतबे कट गया, 9 छक्के 54, और 54 दूना 2 मरतबे 108, 2 मरतबे कटा, देखिए काटने में कितना आसान हो गया, 500 दूना क्या हो गया 1000 रुपया उसका प्रारंभिक वैल्यू आया। अच्छा ये जो प्रारंभिक वैल्यू आया था इसमें तो मरम्मत पे 110 रुपया खर्च किए थे ना, एक खरीदने के बाद 110 रुपये मरम्मत पे, और ये दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस हुआ था, यानी कह सकते हैं कि 1000 में 110 भी शामिल है, तो 110, 1000 में से 110 अगर घटा ले तो कितना हो गया 890, तो यानी खरीदी मूल्य कितना था 890 रुपये, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो कुछ नहीं ये फार्मूला पे ही रहता है, कौन से फार्मूला पर, देखिए तो वहाँ ए अगर ए माने इसको तो ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई यानी ए के क्यू, अगर बी माने तो यहाँ बी के क्यू, सॉरी यहाँ माइनस होगा माइनस बी के क्यू, डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे देखें तो क्या है बीच में यहाँ पे बी स्क्वायर, और देखिए 5 चौका कितना होता है 20 होता है ना, 20 के जगह 2 लिखा गया है, ठीक है, और दो दो 5 चौका 20 लिखेंगे यहाँ पे, और कितने अंक बाद दशमलव बैठेंगे, तो 4 अंक बाद, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, यानी दो यहाँ हो गया दो यहाँ पे, देखिए तो सेम वैल्यू लिखा गया यानी ए बी मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस ए बी। इसका जब फार्मूला लिखते हैं ए के क्यू माइनस बी के क्यू, तो यहाँ पे आता है ए माइनस बी इज टू
और जो ये वैल्यू होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे आता है, और डिवाइडेड बाई इस वैल्यू से, ठीक है, सेम वैल्यू से डिवाइडेड बाई, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाता है, बचता है क्या, ये माइनस बी। तो ये सिर्फ इतना बड़ा प्रश्न आपको लेंदी बनाने के लिए, भटकाने के लिए दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत आसान होता है, यानी 0.05, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, ये अगर माइनस होता तो ये माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो जुट जाएगा दोनों वैल्यू, प्लस रहेगा तो जुट जाएगा, माइनस रहेगा तो दोनों वैल्यू घट जाएगा, घटाएंगे 0.04, कितना आ गया 0.01, यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है, देखिए तो सबका योग 9 आ रहा है, यानी तो ये होगा नहीं। अगर व्युत्क्रमों का योग देखिए, जब भी व्युत्क्रम करते हैं दो संख्याओं का, 1 + x इंटू 1 + y, ठीक है, और इसका योग कितना आ रहा है, 1/2, एक से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक से यहाँ मल्टीप्लाई बाई, यानी ऊपर आ जाएगा x + y बटे एक्स वाई बराबर, एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 1/2, एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई क्या है, जो कितना है 9, यानी यहाँ 9 रखेंगे, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए दोनों संख्याओं का, किस वैल्यू में दोनों संख्याओं का मल्टीपल 18 आ रहा है, देखिए ना, 3 × 6 = 18, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन है आंसर हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 29, और वर्गों का योग, वर्गों का अंतर दिया हुआ है, तो वर्गों का अंतर क्या होता है, x² माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसे फार्मूला पर तोड़ते हैं तो x माइनस वाई इज टू एक्स प्लस वाई, वर्गों का अंतर कितना है 145। अगर ये वैल्यू 145 है, 145, इधर से x + y का वैल्यू कितना रखेंगे, 29 रखेंगे, डिवाइड करेंगे, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड बाई 29, तो क्या निकल जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई कितना आ गया, 29×5 = 45, यानी 5 मरतबे x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 5। तो यही तो पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर, बी नंबर ऑप्शन। 94 नंबर प्रश्न, देखिए इस वैल्यू की जगह पर कुछ नहीं, इतना बड़ा वैल्यू मत रखिए, देखिए यहाँ पे सब सेम है, तो लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू -6 इज इक्वल टू a का वैल्यू पावर 2x माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के पावर m प्लस n के फार्मूला पर अगर दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर, दोनों ऐड करेंगे तो 3 -6 कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू a के पावर 2x माइनस 1। बेस सेम है सबको, और दोनों वैल्यू भी सेम बता रहा है, इक्वल टू दोनों के बीच में लगा हुआ, तो क्या होगा, पावर बराबर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 2x माइनस 1 बराबर -3, -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस में, माइनस में, तो उस साइड प्लस में हो जाएगा, तो -2 + 1 यानी -2 आ जाएगा। अब -2 डिवाइडेड बाई, इधर से x की तरफ से कोफिशिएंट 2 जाएगा तो डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया -1, आंसर आ गया, सी नंबर ऑप्शन। देखें इस प्रश्न को देखिएगा, हमने प्लेटफॉर्म बुक का जो सॉल्यूशन करवाया था, नहीं उसमें तो नहीं आया है, ठीक है, उसमें ऐसा प्रश्न नहीं आया था। देखिए इसे समझते हैं, बेस में दो संख्या इस प्रकार गुना के रूप में दिया हुआ, ये तो फैक्टर करके दिया हुआ, कभी फैक्टर करके नहीं दिया रहता तो उसको फैक्टर करना है आपको, जैसे ऐसा फैक्टर के रूप में हो कि फर्स्ट जो पहली संख्या का दूसरा जो टर्म होगा, यानी बड़ी संख्या, वो दूसरे वैल्यू में रिपीटेड होगा। देखिए यहाँ पे 3 फिर इसमें रिपीटेड है, यहाँ पे 4 इसमें रिपीटेड है, यानी पहली संख्या का दूसरा वैल्यू दूसरी संख्या में रिपीटेड होगा, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला लगाते हैं संख्याओं का योग का, तो लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई लास्ट वैल्यू, और इसमें मल्टीप्लाई बाई भी होता है, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस। अब आप कहेंगे कि डिफरेंस कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे तो आपके ऊपर में एक दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, एक का, दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों संख्याओं के बीच एक का। लेकिन ये प्रश्न आगे जो पूछे जाएंगे उसमें डिफरेंस रहेगा कुछ का, और वही डिफरेंस या तो यहाँ रहेगा या नहीं दिया रहेगा, ठीक है, वो डिफरेंस या यहाँ नहीं दिया रहेगा या फिर दिया रहेगा, ठीक है ना, तो वही डिफरेंस यहाँ लेंगे। अगर डिफरेंस नहीं दिया हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस दिया हो तो डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करेंगे, आ जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस नहीं दिया हो तो फार्मूला पे पुट करेंगे नहीं आएगा, उसके लिए डिफरेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यानी ऊपर डिफरेंस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे डिफरेंस से भागा दे देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ तो बाहर में रहने देंगे, ये वैल्यू आने के बाद जो इसका सम, उसके बाद इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको फार्मूला पे पुट करते हैं, n + 1 और फिर -1,
+1 -1, तो यानी n ऊपर बचेगा, नीचे क्या होगा n+1। देखिए बड़ी वैल्यू से n+1, n से बड़ा होगा यानी यहाँ डिफरेंस 1 आएगा ना, तो मल्टीप्लाई करने को कर सकते हैं। छोटा वैल्यू से बड़ी वैल्यू से छोटा वैल्यू को जब भाग देंगे, बड़ा वैल्यू से जब भी छोटे वैल्यू को भाग देंगे तो वो सदैव क्या होगा, एक से कम ही होगा, यानी एक से सदैव छोटा होगा। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में गिवन है बी ए सी कितना है 40 डिग्री, यदि कोण बी और सी का अर्धक, यानी ये एंगल का टोटल का ये आधा है, बी ओ और सी ओ है, तो बी सी ओ। देखिए अगर ये 40 डिग्री है तो ये दोनों एंगल टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 140 डिग्री। तभी तो एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो 140 डिग्री का 180 डिग्री के बराबर होता है। ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री, तो 40 यहाँ, तो ये दोनों मिलकर 140 हो जाएगा। अब क्या है, तो ये एंगल ये दोनों का क्या है, अर्धक है, यानी इसका आधा हो जाएगा, यानी दोनों अंदर वाला एंगल कितना हो जाएंगे 140 डिवाइडेड बाई 2 यानी 70। ये दोनों एंगल आ गए। अब ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल 170, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110, तभी तो 110 + 70 180 हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन 110 डिग्री। 97 नंबर प्रश्न। क्या गिवन है 97 नंबर प्रश्न। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 60% के पास गाय है, 30% परिवारों के पास क्या है, 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है, और 15% परिवारों के पास दोनों है, यानी 15 है, यानी 15 कॉमन है, ठीक है दोनों में। यानी ये कितना हो गया टोटल, ये 45 हो गया, 45 15 60 गाय निकल गया, और ये 30 है तो ये क्या हो गया 15, 15 15 30 और 45 कितना हो गया टोटल 75। यानी 75% परिवारों के पास गाय या भैंस में से कुछ ना कुछ तो है, या तो एक है या दोनों। ठीक। तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, यानी 25% परिवारों के पास क्या है, कुछ नहीं है। यानी परिवार कितने हैं गांव में 96, तो 96 का 25% निकालना है, 25% का मतलब 1/4 फ्रैक्शन में 24 और 96, यानी कितने परिवारों के पास कुछ नहीं है, यानी 24, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न। देखिए कोई संख्या 4 दिया रहेगा, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए या जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए कभी कभी पूछता है, कभी कभी घटाने के लिए भी पूछता है कि नई संख्या क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। ये प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी का फेवरेट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यानी हर एक सेट में पूछा जाएगा। अगर ग्रुप डी का भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं ना, तो ये प्रश्न को ध्यान में रख के जाइएगा, 100% आएंगे आपके एग्जाम में। प्रत्येक संख्या समानुपाती, समानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समानुपाती में जोड़ा लगाते हैं क्या, नजदीक वाले से नजदीक वाले को और दूर वाले से दूर वाले को। ठीक। पहले हम क्या करते हैं, दोनों नजदीक वाले को मल्टीप्लाई या दूर दूर वाले किसी को भी करते हैं, तो यार 106 मल्टीप्लाई बाई 21, और नजदीक वाले क्या हो गया 55 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, एक बार तो क्या कर लिए मल्टीप्लाई कर लिए, एक बार जोड़ लेते हैं 106 + 21, और दूसरा 55 + 38 ले लिए, ऐसा कर लिए। उसके बाद दोनों के बीच माइनस, यानी दोनों के बीच घटाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंतर को जोड़ के अंतर से भागा देते हैं। यही संख्या निकलेगा कि क्या जोड़े या क्या घटाएं। ठीक है, एकदम हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, यही चीज। 33, 33 से डिवाइड होता है, नहीं होता है 33, कहीं गलती की है क्या, हाँ 106 और 21 कितना होगा 107, यानी एक बढ़ गया यहाँ पे, यानी 34, 3 चौका 12, 4 मतलब कट रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो गया 4, डी नंबर ऑप्शन। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में हमेशा रखना है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा मल्टीप्ली कैलकुलेशन हुआ है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर छोटा ये अगर ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप डी में प्रश्न पूछा जा रहा है, ये आने के बाद अब प्रश्न पूछा जा रहा है 2x² + 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है कि यहाँ घटाने या जोड़ने पर एक आता है, तो 2x² + 5, तब ऑप्शन से कैसे जाएंगे, तब तो ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए ये आपको करना पड़ेगा। प्रश्न में क्या गिवन है, दो संख्याओं का अंतर 18 है, एलसीएम एचसीएफ क्रम से कितना है 16, 168 और 6। ठीक, देखिए रेशियो का अंतर कितना होगा, दोनों संख्याओं का रेशियो का अंतर, एक्स रेशियो वाई, अगर मानते हैं दोनों संख्याओं तो एक्स माइनस वाई रेशियो का अंतर हो जाएगा, तो अंतर को डिवाइड करेंगे किससे, एच सी एफ 6, यानी 3 अंतर हो गए। ठीक, और दोनों संख्या का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा,
तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे एच किससे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, 6 से, तब ये दोनों संख्या का मल्टीपल आएगा, रेशियो का मल्टीपल, संख्याओं का मल्टीपल नहीं, रेशियो का मल्टीपल। 6 दूनी 12, 28। ठीक, इसे ऐसा फैक्टर करें एक्स वाई को कि इसका अंतर करने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए, यानी सच होगा 28, निकल गया 7/4 आ गया, 7/4 एक्स और वाई दोनों संख्या। अब प्रश्न में क्या क्या आस्क है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। पहले तो दोनों संख्या निकालना पड़ेगा, ये संख्या कैसे निकलेगा, तो ये जो रेशियो होता है उसमें अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी दोनों में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअल संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी ना मल्टीप्लाई करके, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 6x और यहाँ पे 6y कर देते हैं। प्रश्न पूछा गया दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया, यानी 36, यानी ये संख्या कितना हो गया 6x, यहाँ 6y, यानी वर्गों का योग करेंगे तो 36 कॉमन हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 7 49, 4 16, 49 कितना हो गया 49 प्लस 16, 9 6 15, यानी 65 मल्टीप्लाई बाई 65, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 45 आ जाएगा हमारा 2340, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कह सकते हैं 3 वर्षों में अगर 1 था तो हो गया कितना 8। ठीक है, तो 3 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ये क्या है मूलधन, और ये 3 वर्ष का मिश्र धन, तो इसे 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, घनमूल करेंगे, मिश्र धन मूलधन का घनमूल हो गया और ये मिश्र धन का घनमूल हो गया, यानी 1 वर्ष में 1/2, यानी 1 था 2 हो गया, कितना परसेंट, डायरेक्ट हम देखें तो डायरेक्ट यहाँ से मिल रहा है कितना 100%, नहीं तो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, कितना ब्याज हो गया 1 से 2 होने में 1 ब्याज डिवाइडेड बाई मूलधन मल्टीप्लाई बाय 100% इक्विलिब्रियम, यानी 100%, सी नंबर ऑप्शन। देखिए यहाँ से अब रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं। 101 नंबर प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे जो दिए गए समुच्च की संख्याओं के बीच संबंध किस प्रकार है, पहले वो पता करना है, उसके बाद उसका संबंध नेक्स्ट से बनाना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को देखें तो ये बहुत छोटा वैल्यू है और बीच वाला बहुत बड़ा वैल्यू है, यानी फर्स्ट लास्ट से ही हम बीच वाले वैल्यू पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, और चूंकि इससे ये बहुत बड़ा वैल्यू है इसलिए या तो मल्टीपल में जाएंगे या स्क्वायर या क्यूब में जाएंगे, अगर स्क्वायर से चलते हैं तो नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्यूब में देखें तो 3 3 9 27, और एक का क्यूब 1 28, यानी 27 1 28 देखें तो आधा के करीब आ रहा है, 27 प्लस 1 28, 28/2 यानी 14 आ रहा है। नेक्स्ट में 4 का क्यूब करते हैं तो 4 के क्यूब हो गया 64 प्लस 2 का क्यूब 8, कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 36 आ रहा है। ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इस प्रकार चल रहा है, 512 हो जाएगा 8 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8, 512 8 520, यानी 250 के आसपास आएगा आधा, 125 और 64 कितना हो गया 9, 5 4 9, यानी लास्ट में 9 आ रहा है, डिवाइड करेंगे डेसिमल वैल्यू आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 के क्यूब 343 प्लस 27, यानी कितना हुआ है 4 2 6 1 7, 370, यानी 150 प्लस आएंगे, 8 के क्यूब 512, 2 का क्यूब 8, कितना हो गया 520, यानी आधा कितना हो गया 260, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेम टाइप का प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न बहुत ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए यानी वैल्यू एक दूसरे से लगता मिलता जुलता ही आ रहा है, क्या डिफरेंस से चलेंगे, यहाँ से वृद्धि हुई है फिर वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुई है कमी हुई है, यानी इससे तो जाएंगे नहीं, उसके बाद क्या करेंगे एडिशन से चलते हैं, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है 96, ऐड करेंगे तो 96, और उसके बाद -5 कितना हो गया 91 आ गया। ठीक है, 8 4 12 कितना हो गया 128, -5 देखिए तो 123 आ रहा है,
यानी आ रहा है, यानी यही पैटर्न फॉलो करेगा। कितना आ रहा है? 5 1 6, यानी 70 के आसपास आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 8 4 12, 7 4 11, यानी 131 माइनस 5 कितना हो गया? 126, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर आ रहा है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत ही आपको मिलेंगे, क्योंकि आजकल यही पैटर्न चल रहा है इस प्रश्न को पूछने का। बहुत ही प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं। थर्ड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से पहुंचेंगे, क्योंकि थर्ड वैल्यू बड़ा लग रहा है हमें। ठीक है, कैसे पहुंचते हैं? मल्टीपल करके। 6 चौक 24 और 17 हो रहा है, 7 4 11, हाँ 41 हो रहा है। यानी फर्स्ट वाली वैल्यू का 4 टाइम्स प्लस सेकंड वाला टर्म ऐड कर देंगे। 4 12 और 20 कितना हो गया? 32। ऐसा ही देखते हैं अगले से। 9 चौका 36, अच्छा 42 होगा, ये नहीं होगा। 23 चौक 92 और 4 96, यानी बी नंबर ऑप्शन देखिए तो आ रहा है। नेक्स्ट नहीं चेक करेंगे, नेक्स्ट बस देखते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का प्रश्न है। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? कुछ पालने पैकेट है, कुछ पालने पैंट है पीटी। ठीक है, कोई भी पालना टैब नहीं है, यानी पालना और टैब का रिलेशन दिया हुआ है, ये टैब नहीं हो सकता। ठीक है, सभी पैंट सेल हैं। सभी पैंट क्या है? सेल हैं। सिंबल में लिख लेते हैं। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकालना है, कौन सा कंक्लूजन सही हो रहा है ये देखते हैं। सभी सेलों के पालना होने की संभावना है। सभी सेलों के पालना होने की संभावना है। देखिए जब भी ये दोनों में कोई ना कुछ कॉमन रहे और संभावना वाले प्रश्न पूछ दे, तो 100% सही हो। संभावना तो है ही ना, संभावना तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। निष्कर्ष में कम से कम कुछ टैब पालना नहीं है। कुछ टैब पालना नहीं है, हो भी सकते हैं। अगर इसमें संभावना रहता तो ये तो 100% होता है, ये कंक्लूजन निष्कर्ष निकला। लेकिन कह रहे हैं कम से कम कुछ टैब पालने नहीं है, हो सकते भी हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी इसमें कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? कुछ पैंट टैब नहीं है। पैंट और टैब, हाँ तो कुछ जो टैब पैंट टैब पेन है, जो पैंट पालना है वो तो टैब नहीं होंगे, यानी कुछ पैंट टैब नहीं होंगे, ये तो सही है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? अब निष्कर्ष से पूछ रहा है। निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ये तो नहीं होगा। निष्कर्ष 1 सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं, तो यानी सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ही प्रश्न है। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है देखते हैं। सभी पी जी है, जो पी जितने हैं सब जी के अंदर आएंगे। ठीक है, ओके। कुछ जी बी हैं, कुछ जी को बी के अंदर रखते हैं। सभी बी सी हैं और सभी बी को सी के अंदर रखते हैं। ठीक। अब निष्कर्ष क्या कर रहा है? सभी पी के सी होने की संभावना है। सभी पी के सी होने की संभावना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर पी यहाँ होता, यहाँ पे पी जो यहाँ पे हम रखें, यहाँ भी तो रख सकते हैं ऐसे, पी ऐसे भी रख सकते हैं। तो पी और जी में क्या हो रहा है? कॉमन है। तो सभी पी के जी होने की, सभी पी के जी होने की सी होने की संभावना, यानी सभी पी के सी होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर कंक्लूजन। जब भी संभावना के प्रश्न आए तो इसमें थोड़ा सतर्क हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है? कुछ पी बी है। कुछ पी तो बी होंगे ही ना, पी और बी, कुछ पी बी है। अगर पी यहाँ हो तो बी नहीं होंगे। ये तो संभावना वाले प्रश्न में यहाँ ला रहे थे। एक फिगर ऐसा भी बनेगा इस टाइप का, और एक फिगर इस टाइप का भी बनेगा, दोनों एक ही में हम कर लिए हैं, अलग अलग बना देते हैं। कुछ पी बी हैं, ये कह रहे हैं निश्चित रूप से हैं। अगर पी यहाँ होगा तो बी में कॉमन ही नहीं हो पाएगा, यानी 100% सही होना चाहिए। ठीक है, कुछ सी जी हैं, कुछ सी जी हैं। जी तो ये बड़ा वाला है ना, तो कुछ तो सी का पार्ट आ रहा है जी में, यानी 3 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या करें? कुछ जी पी है। हाँ कुछ जी, देखिए जी का ये वाला भाग तो पी है ना, जी का ये वाला भाग, यानी कुछ जी पी है। यानी स्टेटमेंट 2 को छोड़कर 1 3 और 4 सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछ रहा है? तो 2 नंबर अनुसरण नहीं करते हैं, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये भी वीवीआई प्रश्न होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। कुछ बल्ब स्विच हैं, बल्ब का कुछ भाग स्विच के अंदर लाते हैं। ठीक है, स्विच, कोई स्विच फुलदानी नहीं है। स्विच और फुलदानी को अलग रखते हैं, फुलदानी इसको अलग रखते हैं, वो ही होगा नहीं।
सभी पंखे स्विच हैं, और पंखे हैं जो यहाँ पे भी पंखे रख सकते हैं, यहाँ पे भी पंखे रख सकते हैं, पंखे स्विच है, ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी रखेंगे। कुछ बल्ब के पंखे होने की संभावना है, कुछ बल्ब के पंखे होने की संभावना है, ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ भी आ सकता है, यानी संभावना तो है ना। अगर ये यहाँ रखेंगे तो संभावना हो जाएगा, यानी फर्स्ट कंक्लूजन तो सही है। सेकंड कंक्लूजन, कोई पंखा फूलदानी नहीं है। पंखा और फूलदानी की बात कर रहा है, ठीक है, तो पंखा स्विच के अंदर जितने भी होंगे वो तो फूलदानी होंगे नहीं, तो अब पंखा क्या है, स्विच के अंदर है, तो फूलदानी होंगे नहीं, यानी सेकंड कंक्लूजन भी सही है। सभी स्विच पंखे हैं, सभी स्विच पंखे हैं, सभी स्विच पंखे नहीं है, अगर संभावना रहता तो हो सकते थे, सभी स्विच पंखा नहीं है, ठीक। कोई बल्ब फूलदानी नहीं है, बल्ब और फूलदानी, ये वाला पार्ट तो हो भी सकता है ना, ये वाला पार्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये स्विच के अंदर है, फुलदानी नहीं हो सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट हो सकता है, संभावना तो है ना, ये कह रहा है 100% नहीं है, तो ये भी नहीं, कंक्लूजन सही होगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्लड रिलेशन का प्रश्न। एक परिवार बट गए हैं, आर के बच्चे, आर के नाना की, आर के जो बच्चे हैं जो भी है, 114 नंबर प्रश्न, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न है। देखिए अरेंज करते हैं, एम्स्टर्डम बार्सिलोना के दक्षिण, दक्षिण किधर है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, कौन है, एम्स्टर्डम, किसके, तो ऊपर में बार्सिलोना के दक्षिण में, ठीक है, तो हो गया बार्सिलोना के दक्षिण। म्यूनिख एम्स्टर्डम के पश्चिम में, इधर पूरब इधर पश्चिम, म्यूनिख क्या है, एम्स्टर्डम का, एम्स्टर्डम के पश्चिम में स्थित। डेट्राइट म्यूनिख के पूरब में, डेट्राइट और म्यूनिख के बारे में नहीं दिया हुआ है तो यानी ले लेते हैं, डेट्राइट है जो म्यूनिख के पूरब, अगर म्यूनिख इधर है तो इसके पूरब में, यहाँ नहीं, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, म्यूनिख आ गया ना पहले, तो डेट्राइट म्यूनिख के पूरब में स्थित है, यानी म्यूनिख अगर यहाँ, तो डेट्राइट इधर होगा, या तो इधर होगा यहाँ पे इस साइड में, या फिर यहाँ होगा कहीं, पूरब का मतलब यहाँ से यहाँ कहीं भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आ जाएगा इस प्लान पे, ठीक। टोरंटो डेट्राइट के दक्षिण में है, अब टोरंटो है जो डेट्राइट के किधर, उत्तर नहीं दक्षिण, यानी नीचे की ओर, टोरंटो नीचे, टोरंटो। बार्सिलोना, और बार्सिलोना के किधर है, दक्षिण पूर्व में, बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में, यानी इधर ही है क्या, टोरंटो, टी ईस्ट साइड है, यानी, और इसके ऊपर में क्या है, डेट्राइट, यानी डेट्राइट यहाँ ना होके अब डेट्राइट इधर होगा कहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्रश्न में ऐसा दिया गया, निकल गया। तो डेट्राइट के सापेक्ष में एम्स्टर्डम, डेट्राइट यहाँ इसके सापेक्ष में एम्स्टर्डम किधर है, तो इधर ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट, यानी पश्चिम की ओर, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, देखिए किस प्रकार इसका रिलेशन इससे गिवन है, जिस प्रकार इसका रिलेशन इससे गिवन है उसी प्रकार इसका रिलेशन आगे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए एक्स का प्लेस वैल्यू 24 होता है, और डी का प्लेस वैल्यू 4, यानी 24 सब 26 हो गया, उसके बाद यानी 6 की वृद्धि हुई है, यहाँ के बीच 6 का डिफरेंस हुआ, +6 हुआ, ठीक है, यहाँ 16 से 12 हुआ है, यानी -4 हुआ है, उसके बाद 6 से 6 से क्या हुआ है, 6 से 22 हुआ है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये तो पता चल गया कि डिफरेंस से नहीं हो पाएगा, डिफरेंस से नहीं हो पाएगा, तो इसका क्या है 24, और ये कितना हो गया 4, ऐड करिए तो 24 से 4 कितना हो गया, एडिशन 28 हो गया, इसका 16 12 28, और 26 और 22 28, यानी करस्पॉन्डली प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड से, तो कितना आ रहा है 28, ऐसा ही फॉलो कर रहा है यहाँ क्या, 22 और 6 28, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सेम रिपीट हुआ है, नहीं सेम रिपीट नहीं हुआ, देखिए कैसे, 26 डेट होता है, 26 के बाद एक क्या होता है, 27वां होता है, ठीक है ना, 27वां भी 26, एक को 27वां प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो 27 और एक कितना हो गया 28, यहाँ 14 14 कितना हो गया 28, यानी यही पैटर्न फॉलो करेगा, तो E5 हो गया, तो 5 + 23, 23 डब्लू वाला हो गया, तो यानी ये दोनों तो नहीं होंगे, अब ये दोनों में चेक करना, 18 और 10, 28 10 में जे, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेम चीज निकालना है, वैसा ही रिलेशन देखना है, फाइंड आउट करना है, डिफरेंस से देखते हैं, डिफरेंस, यानी यहाँ पे ऐड हुआ कितना, 3 1 4 ऐड हो सकता है, यहाँ पे 4 ऐड करने के बाद आ रहा है क्या, या 4 घटाने के बाद नहीं आ रहा है, यानी डिफरेंस वाला तो फॉलो नहीं कर रहा लगता है, उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, एडिशन वाला देखते हैं,
तो 25 और 3 कितना हो गया 28, 5 और 23, देखिए करस्पॉन्डिंग ये भी 28 आ रहा है जोड़ने के बाद, 14 और 14 28, यानी इस प्रकार ही फॉलो करेगा। यहाँ देखते हैं 21 और 7 28 हो गया, 19 और 9 28, 9 9 18 और 4 और 24 28 हो गया, यानी ऐसे ही यहाँ निकलेगा। तो यानी 7 यानी यू हो जाएगा, 24 और 4 28 यानी 24 एक्स हो जाएगा, 16 और 12 28 एल हो जाएगा, यानी कि यू एक्स एल किस में है, इसमें है और कहीं है नहीं, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है अगर इतना सही आंसर पे पहुंच रहे हैं तो। जिस प्रकार इससे इसका रिलेशन गिवन है उसी प्रकार इससे इसका रिलेशन होगा और इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए एस 19 और ये क्या 18 -1 हुआ है, 25 में से 24 -1 हुआ है, 19 में से -1 -1 -1 आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ -1 देखिए तो फर्स्ट में -1 करेंगे 2 आ जाएगा, 15 में से -1 14 आएगा, इनका वैल्यू प्लेस वैल्यू 14, 7 8 में से -8 करेंगे 7 प्लेस वैल्यू आएगा, यानी -1 का ही सीरीज चल रहा है, ठीक। ठीक है, तो यही रिलेशन आगे लगा देंगे। 19 -1 18 यानी आर हो जाएगा, 3 -1 2 यानी बी हो जाएगा, 8 -1 7 हो जाएगा, 7 का यानी जी हो जाएगा। कितना सही निकल जा रहा है आर बी जी, ठीक है। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए जब भी आपको प्रश्न लेंदी लगे, देखिए यहाँ प्लेस वैल्यू सबका प्लेस पे उसका सिंबल रखना है, उसके बाद उस इस रिलेशन को सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो आपको लेंदी लग रहा होगा, जब भी लेंदी लगे तो क्या करते हैं, कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे हम, जैसे भागा या प्लस को पकड़िए, ए का ए कहाँ कहाँ है यहाँ, अगर यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 32 में 5 से, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव वैल्यू आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो सारे आगे क्या होते जाएंगे दशमलव वैल्यू। देखिए तो डी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, तो यानी ये तो दशमलव वैल्यू आएगा, यानी ए वाला होगा नहीं। यहाँ परिणाम तो पूर्णांक में है। आगे इसमें देखते हैं, देखिए 10 से 2 से कट जाएगा, यानी ये हो सकता है आगे 2 डिवाइडेड बाई 62, 2 डिवाइडेड बाई 62 नहीं होता है, यानी ये भी दशमलव में आएंगे, ये तो नहीं होगा जी, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 64 ये भी नहीं होगा, यानी डायरेक्ट अप्रोच से ही आंसर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो कभी कभी लेंदी प्रश्नों में इस प्रकार से सोल्व करते हैं तो हमारा समय की बचत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चेक भी कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ तो चेंज एक्सचेंज करना है सिंबल को और फाइंड आउट करना है, रिजल्ट को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। प्लस को माइनस से, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से, सबसे पहले जहां डिवीजन रहे वहां उसको चेक करने का प्रयास करते हैं, जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। देखिए 7 डिवाइडेड बाई 10, देखिए तो ये तो दशमलव वैल्यू आ जाएगा, 7 को 10 से अगर डिवाइड करते हैं और 6 मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी दशमलव वैल्यू आएगा, यानी ये तो होगा नहीं। यहाँ प्लस को भागा से, यानी यहाँ पे क्या लगाना है भागा, आ सकता है ये, ठीक है। आगे मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करेंगे, ठीक है, चेक कर ही लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे भागा लगाएंगे और भागा के जगह पे प्लस लगाएंगे, 49 यहाँ क्या, यहाँ डिवीजन लगाया ना प्लस की जगह, तो 49 को 7 से भाग देंगे 7 आएगा, और 7 मल्टीप्लाई बाई 10 -6, माइनस की जगह पर यहाँ भाग की जगह पर प्लस है, कितना हो गया 70, और यहाँ 3 बचेगा, कितना हो गया 73, यानी डी नंबर पर आंसर नहीं होगा हमारा, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट पर पहुंचना है तो यहाँ तो सिंबल का वैल्यू रखना पड़ेगा जी, भागा, यू का मतलब भागा रख दिए, डी का मतलब मल्टीप्लिकेशन रख दिए, बी का अर्थ प्लस है तो प्लस रख दिए, और टी का अर्थ माइनस है तो माइनस रख दिए। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ भागा का पहले क्रिया यानी 2 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 24, यानी यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया 48 आ गया। आप करते हैं क्या, 13 -48 +7, 13 7 20, 48 में से 20 गया तो 28, लेकिन ये क्या में आएंगे 28 माइनस में आएंगे क्योंकि 48 बड़ा वैल्यू, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सिंबल रखेंगे, उसका फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट। यहाँ पे भाग हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, भाग देने के बाद 7 आ गया, 7 का 42 यानी 6, एच का क्यू का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एच का अर्थ है प्लस और ई का अर्थ है माइनस। रखते हैं फिर 34 18 14 नहीं 12 है 13, और आगे 17 प्लस 138 -13। देखिए यहाँ 17 में से 13 घटेगा कितना बचेगा 4, और 4 यहाँ जुटेंगे 138, और 4 कितना हो गया 142, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। सेम चीज है, एक अर्थ है भागा, यहाँ पे भागा रखेंगे, कितना मतलब कटेगा 1, 17 आ जाएगा। उसके बाद रखते हैं
बी का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, 121 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 11 यहाँ 121। सी का अर्थ है प्लस, यहाँ पे प्लस रखेंगे। और डी का अर्थ है माइनस। इसका वैल्यू यहाँ 121 निकाले हैं, -17 हो जाएगा, और प्लस 4। 17, 121, 4, 25, 125 में से 17 किया तो हाँ 108। ए नंबर ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चेक करना है कि इक्वेशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। निम्नलिखित व्यंजक पर शून्य मान होगा, इसका सबका वैल्यू क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, यानी इसका वैल्यू शून्य आना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है प्लस को भागा से बदलो, यानी यहाँ प्लस रख दो और यहाँ भागा रख दो, ठीक है, रखते हैं। और 13 को 21 से ही बदलो, यहाँ 21 रख दो और यहाँ 21 की जगह 13 रख दो। देखो अगर इसको 21 से 21 को 65 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल वैल्यू कटेगा ही नहीं, डेसिमल वैल्यू आएगा, यानी ये तो खत्म हो गया। और आगे कोई डेसिमल वैल्यू आएगा ही नहीं तो जीरो करेगा। कह रहा है कि यहाँ पे माइनस की जगह पे भागा रखो और भागा की जगह पे माइनस रखो, यहाँ पे माइनस रखो, ओके। और 8 को 13 बनाओ, यहाँ क्या करना है, 13 बनाना है, और 13 को 8, यहाँ 8। देखिए अगर 13 को 21 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन लगा है ना, तो ये क्या आता है, ये डेसिमल वैल्यू आता है, तो ये भी नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। थर्ड, 21 को 65 से बदलना है। और देखिए भागा वाला चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भागा वाला को पहले चेक करते हैं, भागा को प्लस से, ठीक है। और कह रहा है कि 65 को आगे रखो और 13 को पहले, ठीक है। 65 डिवाइडेड बाई 13, 13 पचे 65, 5 मात्रा में कट रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो 5 आएगा, अब आगे चेक कर लेते हैं। और भागा की जगह पे प्लस रखो, +2, और बाकी क्यों का क्यों रहेगा, -21। 8 दूनी 16, 16 5 21, 21 -21, जी कौन सा हो गया, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जेनिटोर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कैसा होता है, ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैसे ही सजाना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, सबका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 10, 1, 14, इनका 14, आई का 9, टी का 20, और ओ का 15, और आर को 18, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा 1, उसके बाद काट देते हैं इसलिए कंफ्यूजन नहीं आगे होगा। उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, सेकेंड का 9। उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 10 के बाद छोटा कौन है, 14 है। उसके बाद क्या है, 15 छोटा है, 15 खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, 18, 20 में 18। उसके बाद 20। देखिए अगर आमने सामने अगर मिल रहा है वैल्यू तो यानी प्लेस अपना एक्सचेंज नहीं किया, अगर नहीं मिल रहा है तो यानी प्लेस एक्सचेंज कर लिया। एक दूसरे से कोई नहीं मैच कर रहा है यानी प्लेस एक्सचेंज कर चुका है वो, यानी कोई भी एक दूसरे से कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो अपना प्लेस परिवर्तन नहीं कर रहा, यानी कितना आ गया, शून्य। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न आगे भी हैं, इसी को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऊपर ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसका 16 हो गया, आर का 18, 1, 14 इनका, 11 के का, और 5 ई का, डी का 4। सबसे पहले कौन आएगा, 4 वाला आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। उसके बाद सॉरी 1 आएगा पहले ना, 1 भी तो है यहाँ। उसके बाद 4 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा, काट लेते हैं कंफ्यूजन नहीं होगा, 14 आएगा। 14 के बाद क्या आएगा, तो 16 18 में 16 पहले 18 बाद। देखिए तो आमने सामने कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, यानी सब अपना अपना प्लेस बदल चुका है, यानी कोई नहीं अपरिवर्तित रहता है, किसी का प्लेस अपरिवर्तित नहीं होता, सब अपना परिवर्तन कर लेता है। देखिए तीनों में अलग विकल्प का चयन करें तो सबका प्लेस वैल्यू पहले रखेंगे, 22, 19, और यहाँ क्या हो गया, 23। 19, देखिए तो यहाँ क्या हुआ, पहले 19 3 22, यानी 3 की वृद्धि हुई है यहाँ से यहाँ, और उसके 22 1 23, वहां से एक यहाँ वृद्धि हुई है, यानी फर्स्ट लास्ट में। एज का 5, तो 5 3 8 हुआ है, यानी 3 की वृद्धि। उसके बाद 8 1 9, यानी फर्स्ट लास्ट में 1 की वृद्धि। फॉलो कर रहा है। 10 + 3 13, 13 और 1 14 होना चाहिए, यानी इसमें नहीं आया, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी यही डिफरेंट है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 14 और 3 17, और 17 और 1 18, यानी ये भी फॉलो कर रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, पहले 7, 8, 4, और 22। यहाँ से कोई पैटर्न तो फॉलो करता नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे वाला एक और रखते हैं, 12 13। 12 से 13 वो कह सकते हैं फर्स्ट वैल्यू क्या हो रहा है, एक की इंक्रीजिंग हो रहा है, 19 से 20, 14 से 12 हो रहा है, 9
17। देखिए इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ 9 8 17 8 की इंक्रीजिंग, 8 4 12 यानी नहीं हो रहा। तो ये दोनों वैल्यू का एडिशन देखते हैं तो कितना होता है, 22 4 26 हो रहा है। 9 7 16 यानी 17 19 क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ 26 आना चाहिए, 16 10 26 आ रहा है। यहाँ 16 और 17 33 आ रहा है, यानी यही डिफरेंट है, यानी डी नंबर ऑप्शन आंसर है। सेम टाइप का प्रश्न जो एक भिन्न है उसको फाइंड आउट करना है। यू का प्लेस वैल्यू 21, वाई का 25 और एक्स का 24। 21 4 21 3 24 और 24 1 25 ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2 और 3 5 और 5 1 6 हो रहा है, ऐसा है। 9 3 12 और 12 1 13 हो रहा है। 15 3 18 होना चाहिए लेकिन 20 हो रहा है, ये नहीं होगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्न है तीनों से। देखिए उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करने पर तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करते हैं, देखिए बारिश की बूंदें, बूंद पड़ता है बारिश और वो बारिश की बूंदें जब इकट्ठा होती है तो तालाब बनती है। देखिए तालाब पोखर में क्या अंतर है आपको यही समझना है। छोटा जो तालाब का छोटा भाग होता है, यानी छोटा तालाब उसको पोखर बोल सकते हैं, और यही तालाब जो होता है पोखर का बहुत बड़ा भाग होता है। तो कह सकते हैं कि अगर बूंद बूंद पानी थोड़ा सा इकट्ठा हुआ तो तालाब बनेगा, यानी 1 होगा, उसके बाद 4 हो गया। पोखर बड़ा हो गया यानी पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो तालाब हो जाएगी 3। यही पानी की मात्रा और बढ़ेगी तो नदियां में परिवर्तन होगी, यानी नदियां बहने लगेगी, यानी 5। और यही नदियां बड़ा होके आगे जाके समुद्र में मिलेगी, यानी समुद्र सबसे बड़ा होगा। 1 4 3 5 2 कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे हमने बनाया था प्रश्न, वही प्रश्न से प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है डिक्शनरी के अनुसार। कैसे बनाए थे हम लोग, तो पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 20 9 एम का 13 ई का 5 और एस का 19 और वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे। तो पहले कौन आएगा, छोटा वैल्यू 5 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 9 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो 9 के बाद 13 आएगा। 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद 19 आएगा और 19 के बाद 20 आएगा। देखिए अगर एक दूसरे से मैच कर गया आपने सामने, यानी प्लेस वो नहीं परिवर्तन किया है। देखिए 9 और 13 मैच कर रहा है, यानी 9 और 13 प्लेस परिवर्तन नहीं कर रहा है, यानी दो वैल्यू ऐसा है जो अपरिवर्तित है, ए नंबर ऑप्शन। डिक्शनरी के वे में इसको अरेंज करना है, ठीक है ना। देखिए सारे सबसे पहले ऑप्शन से चलते हैं, इस प्रश्न को ऑप्शन से बनाएंगे, मैक्सिमम टाइम ऑप्शन से बनाएंगे। पहले 1 आएगा कि 3, ये देखना। आई एन सेम है और यू का प्लेस वैल्यू कितना है 21 और डी का 4, यानी 4 वाला पहले आएगा, यानी 3 पहले आएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, चेक ही नहीं करना है इसको। आगे क्या करता है, 3 के बाद 1 आया, उसके बाद 5 आया, चेक ही नहीं करते, चेक करेंगे। 4 आया, यहाँ तक नहीं चेक करेंगे। 2 और 6 में कौन पहले आएगा ये चेक कर लेते हैं। 2 और 6 आई एन वी आई, यहाँ डी है और यहाँ एन है, ये दोनों में से कौन पहले आएगा, यानी डी वाला पहले आएगा, यानी 2 वाला पहले आएगा, यानी ये सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिगर काउंट करना है चतुर्भुज का, कितने चतुर्भुज हैं। देखिए पहले कुछ समय के लिए ये मान लेते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, यानी पहले इसका निकालते हैं बड़ा वाला। ठीक है, ये कितने पार्ट में बांटा है, एक 4 पार्ट में। इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अगर इधर भी रहता तो इधर भी 1 2 नंबरिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक है तो एक रहने देते हैं। इस साइड में कितना है, एक, और इस साइड में कितना है, 4। सबको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे तो 4 हो गए हैं, और ऐसे ऐसे एक ही हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1। अगर एक से अधिक रहते तो उसको भी ऐसे जोड़ते उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 7 2 9 1 10, 10 एकम 10, यानी ऐसे तो 10 हो गए। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने से कितने फिगर बन रहे हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 2 और बन रहे हैं। ठीक है, 1 2, ये वाला तो पहले ही काउंट हो चुका है, ये नहीं लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ एक बार काउंट किया है, कटा है, यहाँ पे कटा है, 1 2 2 यहाँ भी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, एक बार यहाँ भी काटा है, यानी 2 यहाँ भी बनेंगे। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे एक बार 2 बार काटा है, तो इसे भी इस प्रकार ही काउंट करके बनाते हैं, 1 2 3, 3 2 5 1 6, और इधर कितने हैं, एक ही है। अगर सिर्फ इसको लें तो ऐसा कितने हैं, 1 2 3, और ऐसे कितने हैं, 1 तो 2 1 3, 3 2 5 1 6, और 6 कम 6, 6 टोटल हो गए इसमें, लेकिन एक बड़ा वाला तो पहले काउंट कर लिया ना, तो 6 में से एक गया तो कहाँ कितना हुआ, 5, यानी यहाँ पे 5 बने। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन तो ये जुटने से चतुर्भुज बन रहे हैं। एक यहाँ बन रहे हैं
और ये कि यहाँ बन रहे हैं, दो ही बनेंगे। ठीक है, ये दोनों को जुड़ने से, ये लाइन को जुड़ने से दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं। कर सकते हैं कि दो प्लस और ले लेते हैं। अब सबको काउंट करते हैं। 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 18 5 23, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। टोटल 23 चतुर्भुज बने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो पुलिस अधिकारी का दायरा कितना है? तो हेक्सागोन के अंदर पुलिस अधिकारी स्नातक पंचभुज के अंदर गए। ठीक है, ये देख लें। उसके बाद आगे देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कितने भारतीय पुलिस भारतीय हैं, यानी वो क्या आना चाहिए, स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, और पुलिस भी हैं यानी इसके अंदर आना चाहिए। तो ये दोनों के अंदर कौन, 11, 8, 2 और 16 इतने आ रहे हैं। ठीक है, अब स्नातक भी होना चाहिए, यानी जो स्नातक नहीं है वो नहीं आएंगे, यानी ये नहीं आएंगे, अब ये नहीं आएंगे। अब कितने बचे, दो फिगर आ गए। लेकिन महिलाएं नहीं है, अब महिला भी नहीं होना चाहिए, यानी अब दो को भी हटाते हैं, यानी कितने आ गए, 11 आ गए। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, सीरीज का प्रश्न। वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और इंक्रीज होते होते बहुत बड़ा वैल्यू इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या, जब भी ये चलेगा मल्टीपल से ही चलेगा। ठीक है, यानी 7 का मल्टीपल 2 मरतबे 14 आ रहा है, यानी एक कम, दो मल्टीपल से एक कम, मल्टीप्लाई बाई 2 और -1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं पता, यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन 14 पचे 70। ठीक है, यानी यहाँ 2 चला है, 3 हो सकता है, यहाँ यहाँ हो सकता है 4 होगा, यहाँ हो सकता है 5 होगा। देखते हैं, ट्राई करें। अगर यहाँ 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा क्या, 5 पचे 25, 5 14 पचे 70 तो 72, 725 और कितना -4। यानी यहाँ एक का डिफरेंट, यहाँ दो का, यहाँ तीन का, यहाँ चार का। देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। और यहाँ देखिए तो 6 का 42, यानी मल्टीप्लाई बाई 6, और घटना कितना चाहिए। देखिए 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए, 6, और लास्ट डिजिट 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3, ये होना चाहिए मल्टीप्लाई बाई 3 और -2, 33 39, -2 कितना हो गया, 37। डी नंबर हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये घटते हुए चल रहा है सीरीज, तो अगर पीछे से चलेंगे तो क्या होगा, बढ़ते हुए। अब ये देखिए तो बढ़ रहा है बहुत कम, मल्टीपल, तो ये तो मल्टीपल नहीं होगा, डिफरेंस ही होगा। यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है, 62 5 67, यहाँ से 9 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का हो, 17 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है, 30 का डिफरेंस हो रहा है। कैसा, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ तो स्क्वायर वैल्यू लग रहा है 3 का, और यहाँ 5 का स्क्वायर वैल्यू लग रहा है। ठीक है, यहाँ 16+1 हुआ है, यहाँ 4+1, यानी कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर +1, उसके बाद 3 का स्क्वायर, और यहाँ 4 का स्क्वायर +1, और फिर यहाँ 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक, सिर्फ एक का स्क्वायर होना चाहिए। अल्टरनेट में स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर, एक स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर +1, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर +1, यानी एक स्क्वायर, यानी इसका यहाँ क्या डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी 62, यानी 61 से 62 में क्या होगा, एक वृद्धि होता है 62, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, 61 होना चाहिए। 61 मतलब सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितना का डिफरेंस, ये देख लेते हैं। 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8, 38 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ देखिए तो डिफरेंस 4 का रिपीटेड है, और उसके बाद पहले 4 का डिफरेंस हुआ है, और 14 दूनी 28 -3, ऐसा लग रहा है। मल्टीप्लाई बाई 2 -1, डिफरेंस तो नहीं आ रहा है ना, 17 38, ऐसा कोई सीरीज नहीं चल रहा है। देखिए तो दुगना से कुछ अधिक हुआ है। 35 दूनी 70 +3, 3 हुआ है प्लस, 35 दूनी 70 +3, यानी दुगना से 3 अधिक। यानी यहाँ भी क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, दुगना से 3 अधिक। तो एक 77 का दुगना क्या होगा, 154, और +3 कितना हो गया, 157। सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न आगे भी हम लोग सॉल्व किए हैं। ये तीनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। यहाँ 6 का इंक्रीज, यहाँ 6 का इंक्रीज, यहाँ 6 का इंक्रीज 7,
7 6 13 यानी 6, यानी 6 का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कितना? 6 का। ठीक है, आगे 6 का इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। 32 6 38, 38 6, ये तो नहीं होगा, 44 होना चाहिए। यहाँ पे 6 3 9, यानी नहीं हुआ है। यहाँ पे 6 5 11 71 71 6 77, यानी सी नंबर ऑप्शन है, 6 का डिफरेंस। 138 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में गिवन है कि बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर में है। किसका मकान? तो रहीम से पश्चिम और उत्तर में किसका मकान है? बाबू का मकान। पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर और उत्तर इधर, यानी इधर। बाबू का मकान कितना मीटर? तो 200 मीटर। ठीक। उसके बाद जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा, पूरब इधर है, पश्चिम इधर होगा, उत्तर इधर और दक्षिण इधर, यानी किधर है? 200 मीटर। 200 मीटर इस डायरेक्शन में किसका? जोसेफ का मकान। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर रखता है। दक्षिण इधर है, इसका दक्षिण किधर हो जाएगा? इस साइड में, और पूर्व किधर हो जाएगा? इधर। कौन? गोपाल। तो यानी इस सीधे में हो जाएगा। ठीक है, इस सीधे में आ जाएगा। राय गोपाल का पड़ोसी है। गोपाल का पड़ोसी कौन है? राय है, और उसका मकान पूरब और उत्तर, पूर्वोत्तर, यानी यहाँ से फिर इसी डायरेक्शन में। कितना? 200 मीटर। यानी अब इसके सीधे में ये आ गया, यानी यहाँ पे। ठीक है, राय का मकान बाबू के मकान का किस दिशा में? बाबू का मकान यहाँ है और राय का मकान यहाँ है। सीधा तो है नहीं, तिरछा है। किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। तो इधर हो गया पूरब और इधर हो गया क्या? दक्षिण। तो यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। कुछ चूड़ियां कंगन है। ये चूड़ी हो गया, उसका कुछ भाग क्या हो गया? कंगन, के एन। ठीक है, कंगन। सभी चेन अंगूठियां हैं। चेन, सभी चेन अंगूठियां का अंदर अंदर आएगा, अंगूठी। कुछ कंगन चेन है, कुछ कंगन, ये यानी ऐसा आएगा चेन, और ये चेन पूरा किस में आएगा? अंगूठी के अंदर, यानी इसको खत्म हो गया। ठीक है, कुछ कंगन चेन। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ चूड़ियां अंगूठी, अंगूठी और चूड़ियां। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निष्कर्ष क्या रहा है? कुछ चूड़ियां अंगूठी है। चूड़ी और अंगूठी के बीच कोई संबंध लग रहा है? यानी ये दूसरे तो टच नहीं कर रहा है, यानी ये तो 100% सही नहीं होगा। कुछ चेन चूड़ियां हैं, चेन और चूड़ी, ये दोनों भी टच नहीं कर रहा है पार्ट, यानी ये भी नहीं होगा। कुछ अंगूठियां कंगन है, अंगूठियां और कंगन। देखिए अंगूठी का कुछ भाग कंगन में है, तो यानी सी नंबर ऑप्शन अनुसरण करते हैं। यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। देखिए, मिरर इमेज का प्रश्न है। 140 नंबर प्रश्न क्या है? मिरर इमेज। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब। जब भी अगर प्रश्न में दिया नहीं रहे कि दर्पण को कैसे रखते हैं, तो दर्पण को हम हॉरिजेंटली रखते हैं। कैसा रखेंगे? हॉरिजेंटली दर्पण को ही रखेंगे। जब दर्पण को हॉरिजेंटली रखेंगे तो राइट साइड वाला फिगर जो होगा लेफ्ट साइड चला जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला फिगर राइट साइड चला जाएगा। लेकिन जो ऊपर की ओर है वो ऊपर की ओर ही रहेगा, नीचे की ओर है जो नीचे की ओर ही रहेगा। देखिए ये अनकलर्ड पार्ट कौन साइड होना चाहिए? राइट से लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए। इसमें राइट में कलर्ड पार्ट कुछ दिख रहा है, यानी 2 नंबर तो नहीं होगा। ये तो पूरा अनकलर्ड हो गया, ये तो होगा नहीं। और ये तो ऐसा फिगर में ही नहीं दिख रहा है अनकलर्ड पार्ट, यानी कौन सा हो गया? ए नंबर ऑप्शन। सॉरी, देखिए, देखिए ये ज्यों का त्यों फिगर, समझिए इसको। देखिए लेफ्ट साइड का फिगर लेफ्ट साइड ही है, यानी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट का राइट होना है। और ये देखिए लेफ्ट का कलर्ड पार्ट राइट में हो गया है, यानी ये हो सकता है। आगे चेक करते हैं, ये तो अनकलर्ड हो गया, ये ऐसे कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। और ये तो ऐसा फिगर में ही नहीं दिख रहा है, यानी ये भी खत्म हो गया, यानी हुआ तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये इस फिगर की ओर ना हो करके ये कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर। यानी ये इस फिगर की ओर ना होकर के क्या हो रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी ये अगर ऐसे करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। तो इसमें भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो बाहर है जो क्या होना चाहिए? अंदर की ओर। यानी इसके मिरर इमेज में कहाँ जाएगा? बाहर में है जो अंदर की ओर। बाहर में है वो अंदर की ओर जाएगा, लेकिन इसका मिरर इमेज है क्या? नहीं, इसे रोटेट करके यहीं पे रखा है। ठीक है ना, उसके बाद ऐसे रखा है, इसका बोले, यानी इसको रोटेट करने के बाद इसी साइड रखा है, सेम साइड। यानी इसको ऊपर, हाँ तो ठीक है, इसका तो इस साइड आएगा ना, ये इस साइड में आएगा, और इसका फेस बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर है तो
अंदर की ओर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा? 2 नंबर यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर। विषम आकृति का चयन करें, ठीक है। देखिए फर्स्ट में देखते हैं क्या, सारे लाइनिंग है, ये एक दूसरे से कट कर रहे हैं, एक दूसरे से होकर जा रहे हैं सेंटर पॉइंट से, उसके इंड पॉइंट पे एक सर्कल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे सर्कल नहीं है, यानी बी ऑप्शन तो ऐसा ही हमें दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट ही दिख रहा है। अगर इसमें टेक्निकली कुछ अंदर जाते हैं तो कुछ और डिफरेंट दिखेगा ये सभी में, लेकिन जो डायरेक्ट दिख रहा है वही हमारा आंसर होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन। टेक्निकली में जाते हैं तो ये देखिए, जो कलर्ड पार्ट है इसको सेंटर के अपोजिट साइड में है, देखिए तो इसमें भी सेंटर के अपोजिट साइड में, इसमें भी सेंटर के साइड में, ये सेंटर के अपोजिट साइड में, लेकिन टेक्निकली ये सही होगा, ये भी हो सकता है, सही नहीं होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन जो हमें स्पष्ट दिख रहा है वही हमें आंसर होगा हमारा, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आकृति को पूरा करना, ठीक है ना। देखिए तो आकृति में क्या छूट गया है, ये जो अंदर स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर है उसमें देखिए तो ये दो ट्रायंगल शीर्ष एक दूसरे से टच कर रहा है, उसका पार्ट दो, यानी दो ट्रायंगल कलर्ड है आमने सामने, दो ट्रायंगल आमने सामने अनकलर्ड है। यहाँ पे यही छूट गया कि दो ट्रायंगल अनकलर्ड आ गया, तो यानी इस कॉर्नर पे जो ट्रायंगल होगा उसमें एक सामने वाला तो कलर दिया हुआ है, यानी यही छूट गया, यानी डी नंबर ऑप्शन अगर वहाँ पे रखें तो ये फिगर को पूरा कर दे रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको खोलेंगे हम, यहाँ पे जो फिगर आएगा ऐसा, उसमें क्या होगा, एक अपोजिट ट्रायंगल ऐसा होगा, तो ये कैसा बन गया, ये एक ऐसा फिगर बन गया। देखिए तो किस फिगर में ऐसा फिगर है, यानी इसमें है, ठीक है। इसमें है क्या, अगर आधा करते हैं तो इसमें दो ऐसा फिगर आ रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ब्लॉक को काउंट करना है, एक विशेष तरीके से व्यवस्थित ब्लॉकों के समूह की तस्वीर देख सकते हैं आप, सभी ब्लॉक के एक ही आकार के हैं, समूह में केवल कुछ ब्लॉक देख सकते हैं, अन्य उनके सामने ब्लॉक से चिपके हुए, समूह में उन ब्लॉकों को गिनने का प्रयास करें जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, देखिए एक लाइन नीचे है और एक लाइन नीचे, तो कर सकते हैं नीचे भी 4 होंगे और ऊपर ये भी 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो गए 8। अगर कंसिडर बी नंबर ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक। अगर प्रश्न में सिर्फ कहता उन ब्लॉकों को बताएं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग कितने ब्लॉक को देख रहे हैं, यानी 4 ऊपर देख रहे हैं, 1 2 3 नीचे, यानी 7 ब्लॉक को दिख रहे हैं, कितने ब्लॉक नहीं दिख रहे हैं, एक ब्लॉक नहीं दिख रहे हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिगर कटिंग का प्रश्न, ठीक है ना। इस फिगर को काटने पे ऐसा किस में बन रहा है, देखिए ट्रायंगल कितने बन रहे हैं और न्यून कोण ट्रायंगल बन रहा है, यानी सबका शेप साइज क्या है समान है, 1 2 3 4, ठीक है। किस ट्रायंगल को काटेंगे शेप साइज समान है, ये सब तो दो सेम है, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बनेगा, जबकि ये दो समान समान बन जाएंगे ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। इसे काटेंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे इससे बड़ा ट्रायंगल दो बनेंगे, तो इससे भी तो नहीं आ रहा है, 3 ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल सेम शेप साइज का बनेंगे, यहाँ 3 ट्रायंगल सेम शेप साइज का तो बन रहा है, और यहाँ 4 एक 5 ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या होना गया, सी नंबर ऑप्शन। देखिए 3 वर्गों के समूह जिस टाइप का फिगर है एक साथ रखने का प्रयास करता है, ठीक है। ये देखिए दो, एक केन जार टाइप का, जार टाइप का लग रहा है, कौन सा मग टाइप का, ठीक है ना, जिससे पानी या किसी चीज़ों को उड़ेला जाता है, ये भी लग रहा है, ये लग रहा है, और ये भी वही लग रहा है, यानी 2 6 8, 2 6 8, ये ग्रुप एक ग्रुप बनेंगे 2 6 8 का। देखिए तो किस ऑप्शन में 2 6 8 का ग्रुप बन रहा है, 2 6 8 2 6 2 6 8 का एक ही बन रहा है, और तो कोई 2 6 8 अगर एक से अधिक बनते तो आगे चेक करते हैं, अगर आगे भी चेक करते हैं, देखिए ये सजावटी वस्तु टाइप का लग रहा है, 3 और 6 और 9, ये तीनों क्या है सजावटी वस्तु, 3 6 9 किस में है, बताइए? यहाँ पे 2 2 5 और 8 है, 2 5 8 यहाँ है, 2 5 8 यहाँ है, तो यानी यहाँ से नहीं पकड़ा रहा है, यानी दो मैच कर रहा है, तो नेक्स्ट में चलेंगे। तो 3 6 9 एक ही टाइप के सजावटी वस्तु, जिसमें लग रहा है कि कलर एक ही टाइप का सजावटी वस्तु टाइप का फुल टाइप का लग रहा है, ठीक है, यानी 3 6 9 एक टाइप का लग रहा है, 3 6 और 9 सजावटी वस्तु है, यानी ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति को पहचानना है, किस ऑप्शन में ये फिगर छिपा हुआ है, किस
ऑप्शन में एक फिगर छिपा हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये एक लाइन है, उस पर ट्रायंगल आ रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल कैसा है, ये बेस मान के इस पर 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये तो 90 डिग्री नहीं लग रहा है, न्यूटन टाइप का लग रहा है, ये तो नहीं होगा। ये प्रश्न में लग रहा है 90 डिग्री पर, देखिए ये ट्रायंगल बना रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। आगे चेक कर लेते हैं या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है आप कहीं कि ये भी लग रहा है ऐसा ही, ये भी होगा और ये भी होगा। अगर शेप की बात करें, बड़ा और छोटा, तो ये सेम शेप की लग रहा है और ये थोड़ा छोटा शेप की है। शेप पे जाएंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा, अगर शेप पे नहीं जाएंगे तो ये भी ऑप्शन आ जा सकता है, ये भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। छवि को, दी गई छवि की घूमी हुई छवि के रूप में सही छवि ज्ञात करें। कह रहा है इसको 90 डिग्री से रोटेट करना है, यानी इस साइड वाला फेस इधर जाएगा, यानी ट्रायंगल ऊपर में आ जाएगा, लेकिन ट्रायंगल ऐसा होगा। और ये फिगर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ट्रायंगल यहाँ पे घूमी, देखिए तो कहाँ पे आ रहा है, ऊपर में ट्रायंगल, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें ट्रायंगल है, लेकिन इसका फेस नीचे हो गया, मिरर इमेज के टाइप का, ये नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन से चलेंगे। उसके बाद सर्कल यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे इसको, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर चला जाएगा, यानी कौन होगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट और अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस सेट का। देखिए, मिल का कोड फाइंड आउट करना रहता है कि ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन से मिल का ये शब्द बनेंगे, मिल का कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए पहले चेक क्या करना है, तो सब में 9 8 है और सेकंड पे एक में सिर्फ 8 6 है, तो 9 8 से एम फर्स्ट लेटर आ रहा है या नहीं, 9 और 8 8 यहाँ फर्स्ट लेटर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली चलाएंगे और सेकंड वर्टिकली, 9 8 से क्या एम आ रहा है, यानी 8 6 से 8 और 6 से आई आ रहा है, यानी ये तो नहीं होगा, ठीक है, 9 8 वाला होगा। आई खोजना है, 8 6 से तो आई आ रहा है, ठीक है, दो पकड़ा गया। उसके बाद एल, 7 7 से आ रहा है क्या, एल 7 7 से एल आ रहा है, यानी यहाँ तक सही है। फिर डबल 9 9 9 के भी मिल रहा है, डबल 9, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू। 141 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये फिगर को रोटेट किया है, इधर से इधर फिगर को रोटेट किया है, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे लग रहा है कि इस टाइप का फिगर है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल अपोजिट टाइप का फिगर है, ठीक है, अलग टाइप का फिगर है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि इस फिगर से इस फिगर पे गया तो इस फिगर से इस फिगर पे गया होगा, यानी इसको अपोजिट चलते हैं, यानी इस फिगर से इस फिगर पे जिस प्रकार हुआ है, वही फिगर से इस प्रकार से इसका इस प्रकार से हुआ, तो इसका फिगर देखें तो कैसे हुआ, तो इसको एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ऐसा आएगा, और फिर क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, है क्या, तो इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज, यानी यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसा ही है। तो इसे भी वैसा ही करते हैं, पहले रोटेट करते हैं, रोटेट करेंगे ऐसा आ जाएगा, रोटेट करने के बाद कैसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, लेकिन इसका चाहिए क्या, मिरर इमेज, यानी ऐसा और ऐसा। कौन कौन फिगर में है, तो एक और दो में, यानी 3 और 4 खत्म हो गए। उसके बाद क्या हो रहा है, तो ये तो इस कॉर्नर पे आ रहा है, यानी ये यहाँ आ जाएगा।